पांच की पड़ताल में आज बात करने वाले हैं बंगाल बंद पर जो बवाल है उस पर। और इसमें अहम बात यह है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भयभीत हूं, कड़े सवाल पूछने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देश की राष्ट्रपति अगर ये बात कह रहे हैं कि मैं भयभीत हूं इस तरह की घटनाएं सुनकर। तो दूसरी बात, आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान आ रहे हैं। यहां पर हमने सुना कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा जैसी बातें कही जा रही हैं। ये भी बड़ा गंभीर मसला है। ये जो सियासी लड़ाई है ये एक अलग लेवल पर चली गई है, लेकिन साथ ही साथ इंसाफ की मांग भी लगातार उठती जा रही है, लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बंगाल में बवाल जारी है। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद चल रहा है। जगह जगह बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। पुलिस ने हुगली में ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे गए। भाटपाड़ा में बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगु पांडे के वाहन पर भी फायरिंग हुई है। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस बीच रूपा गांगुली और लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार पहले ही कह चुकी है कि सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं नबन्ना प्रोटेस्ट के बीच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल भी है। सुलग रहे बंगाल को लेकर ही आज हम करेंगे बड़ी बहस अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल में बवाल लगातार जारी है। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद में कई जगह टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। कई जगह लाठीचार्ज तो कई जगह आंसू गैस के गोले दागे गए। इस बंद के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। भाटपाड़ा में बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगु पांडे पर हमला किया गया। इस हमले में कुल 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। पश्चिम बंगाल में सियासत सुलग रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के अंदर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। ये विधेयक पारित होना ही चाहिए और वो इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না। কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक कदम और आगे निकलते हुए कहते हैं कि अगर 3 से 4 महीने के अंदर केंद्र सरकार एंटी रेप कानून नहीं बनाती है तो टीएमसी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बीजेपी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आपने शुरू किया और हम इसे खत्म करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से राज्य पुलिस को नबन्ना अभियान विरोध मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए छात्र कार्यकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश देने की अपील की। इसके बाद उन्होंने ममता सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। बीजेपी बंगाल बंद के दौरान जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दिए। जबरदस्त हंगामा है। पुलिस लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर ले जाती रही।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जिस दिन से ये दुखद घटना हुई उसके बाद से लगातार कई पैनल डिस्कशन हमने किए हैं। अगर आप राजनीतिक रूप से बयानबाजी को देखेंगे तो वो घूम फिरकर आपको एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन अब महत्वपूर्ण विषय आया। आज की दो बड़े घटनाक्रम जो हैं वो ये हैं कि एक तो ममता बनर्जी पैरेलल अपना एक आंदोलन खड़ा कर रही हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। वो कहती हैं कड़ा कानून लाना चाहिए। हालांकि इस पर विशेषज्ञों से जितनी बात हुई, पहले से जो कानून मौजूद हैं, जिन कानूनों को राज्य सरकार को लागू करवाना चाहिए था, और पश्चिम बंगाल पुलिस की जिस तरह की, कोलकाता पुलिस की जिस तरह की भूमिकाएं आई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी की, कठोर टिप्पणी की है, उन सारी चीज़ों पर जवाब देना तो बनता है। लोगों की नाराज़गी भी है। इस नाराज़गी को काउंटर करने के लिए नाराज़गी का ही अस्त्र इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज देश की महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भयभीत हूं इस तरह की चीज़ें देखकर, सुनकर, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके मायने क्या हैं ये आप देख रहे हैं। मैं बहुत निराश हूं, भयभीत हूं, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, बस अब बहुत हुआ। समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। खुद से कुछ कठिन सवाल पूछें। कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी अपराधी अन्य जगहों पर घात लगाए बैठे थे। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। अक्सर निंदनीय मानसिकता महिला को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। और ये सारी बातें जो आप पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट इस वक्त राष्ट्रपति का, वो ये बताता है कि वो कितना इससे उनको ठेस पहुंची है इस पूरे घटनाक्रम से। आइए बातचीत करते हैं। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, प्रत्युष सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। संजय जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आज जो दो महत्वपूर्ण बातें मैंने कही, उनमें सबसे पहले एक पैरेलल आंदोलन जो है वो ममता बनर्जी क्रिएट कर रही हैं। लड़ाई का जवाब लड़ाई से दिया जा रहा है, या फिर आंदोलन का जवाब आंदोलन से दिया जा रहा है। यह स्ट्रैटेजी क्या क्या दिखाई देती है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितना विरोध किया गया उसके बाद में विरोध बढ़ा ही, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब आपने आंदोलनों को दबाने की कोशिश की है वो चीजें बढ़ती गई हैं। लेकिन फिर भी आप ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी को कैसे लेंगे कि अब दिल्ली पर वो हल्ला बोल करना चाहती हैं? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में वो दिल्ली पर हल्ला बोल करें, बंगाल में हल्ला बोल करें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए और जिस तरह से वो तस्वीर आई उस मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची के साथ, जिस तरह से जघन्य कृत्य किया गया, इसके बाद ये कोई पैरेलल आंदोलन चला करके वो क्या बताना चाहती है? अपने को क्या वो फेस को सेव करना चाहती है? इससे फेस सेव नहीं है। और कानून तो है ही ना, आप उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कीजिए ना। अब इतनी भीड़, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जो पूछा है इसका जवाब ये दे दें, वही बहुत है। कि अगर जो घटना स्थल है वहां पर 7,000 की भीड़ कैसे पहुंच गई, कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई, वो जो घटनाक्रम के बाद कितने देर के बाद FIR लॉन्च किया जाता है, कैसे हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, तब जाकर के चीजें कार्रवाई में बदल जाती है। तो लोकतंत्र में ये तो ममता बनर्जी कल तक यही दावा तो वो CPM पर करती थी, CPM पर आरोप लगाती थी कि किस तरह से CPM ये करती है और फिर धरना प्रदर्शन में चली जाती है। वही ममता बनर्जी कर रही है। आप सूबे की मुख्यमंत्री हैं और सूबे की मुख्यमंत्री जांच कार्रवाई, क्या अपराध की जो वो घटना घटी या उसकी जो षड्यंत्र का जो ये किया गया, वो षड्यंत्र क्या केवल एक व्यक्ति के वजह से हुआ या उसमें कई लोगों की भूमिका थी? आप आरोप लगा लीजिए, लोकतंत्र में आप केंद्र पर आरोप लगाइए, एजेंसियों पर आरोप लगाइए, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। और आपकी जिम्मेवारी है बेटियों को सुरक्षा देना। क्या उस मेडिकल कॉलेज में वो छात्रा जो मान करके चल रही थी 36 घंटे के आवर में कि हम थोड़ी देर रेस्ट ले लें, और वो सेमिनार हॉल में जाती है रेस्ट लेने, और फिर अचानक वो जो दृश्य आता है सामने, ये पूरा देश क्या पूरा विश्व दहल उठता है। तो आप उस घटना को तो रोक नहीं रही हैं, उल्टा आप कह रही है कि केंद्र के खिलाफ हम भी जाएंगे, धरना पर आंदोलन करेंगे, सड़क पर निकलेंगे। बिल्कुल कीजिए, पैरेलल तरीके से हम भी आंदोलन करेंगे, लेकिन
इससे क्या अपने को आप बचा लीजिएगा? आपकी सरकार बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दे देगी, और जो कानून है बिल्कुल इससे भी कड़े कानून आ जाए। एग्जीक्यूट किसको करना है? वो तो राज्य की सरकार है, और राज्य सरकार की जो पुलिस की व्यवस्था है उन्हीं को एग्जीक्यूट भी करना और इम्प्लीमेंट भी करना है जी। इन्वेस्टिगेट किसको करना है? वो राज्य की पुलिस को करना है और राज्य की सरकार को करनी है। तो एग्जीक्यूट आपको करना है, इन्वेस्टिगेट आपको करना है, तब तो न्यायालय कोई दंड देगा। कानून चाहे जिस तरह की हो, त्वरित फांसी की ही बात हो। ठीक। लेकिन मैं जो राजनीतिक यहाँ पर जो एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है उस पर भी आपकी टिप्पणी जो है वो जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रत्युष भाई, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता या अन्य लोग होते हैं उनको बड़ा बोलने में असहजता होती, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं उनकी फिक्स, मेरे साथ अभी इस पैनल पर जुड़ेंगे, टीएमसी से भी एक समर्थक जुड़ेंगे उनके, लेकिन उससे पहले जो उनके मूल सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतने दिन में वो आ चुके हैं घूम फिर के। उनकी दो तीन बातें, उनका ये कहना है कि सीबीआई के पास में अब जांच है, केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच पड़ताल कर रही है, जल्द से जल्द न्याय मिले, फांसी दो, कड़े से कड़ा कानून लाया जाए। ये नहीं कि वही सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ कह रही है वही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ कह रही हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई क्यों इस तरीके से बवाल हो रहा है, जब आप केंद्रीय जांच एजेंसी के पास में मामला चला गया है तो वो जांच पड़ताल करेंगे, जो भी दोषी हो, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक का कोई व्यक्ति हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। इस बीच में एल.एन. राव साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राव साहब, आपका भी स्वागत है। जी प्रत्युष भाई, आप अपनी बात इस पर रखें। जी, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है ममता बनर्जी के, द स्टेटमेंट इज मिसिंग द पॉइंट। यहाँ पर आंदोलन इसलिए नहीं हो रहा है कि जनता को लगता है कि रेप विरोधी कानून नहीं है। यहाँ पर आंदोलन इसलिए नहीं हो रहा है कि जनता को लगता है कि पुलिस रेप के आरोपियों से लड़ने में असक्षम है। आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस के ऊपर ग्रॉस नेग्लिजेंस का आरोप लगा है। आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि एक डॉक्टर को 36 घंटे ड्यूटी करने पड़ती है, पर उसके लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है जहां पर वो रेस्ट ले सके। आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस बाइक को आरोपी, जो अभी तक जो आरोपी बताया जा रहा है चला रहा था, वो कोलकाता पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि आरोपी कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है, पुलिस का मेंबर नहीं है। तो इस पॉइंट को जानबूझकर मिस किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सीबीआई जांच की बात हो रही है, सीबीआई ने अपना प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन पूरा कर लिया है, सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कंक्लूड कर चुकी है, और जो मृत पीड़िता के माता पिता है उन्होंने कल स्टेटमेंट देकर ये कहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है और वो सीबीआई पर अपने आस्था रखे हुए हैं। उनका स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कल कहा है कि डिप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल कोलकाता झूठ बोल रही हैं कि क्राइम सीन के संग छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उन्होंने साफ कहा है कि क्राइम सीन के संग छेड़छाड़ हुई थी। तो आरोप यहाँ पर यह है कि स्टेट डेलिबरेटली अक्यूज्ड को बचाना चाह रहा है, या जो भी लोग इस स्कैंडल के संग में, इस पूरे रैकेट के संग में जुड़े हुए हैं, उन्हें बचाना चाह रहा है। मामला तो ये है ही नहीं कि रेप विरोधी कानून है कि नहीं। इसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा कि जब किसी दोषी को फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है तो हम उस सजा पर बात नहीं करते, इसलिए समाज में ये मैसेज नहीं पहुंचता। वो तो चर्चा का विषय है, पर आज का आंदोलन उसके लिए नहीं है। ये आंदोलन हो सकता है, आगे भी होगा। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जी ने एक चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप रेप के खिलाफ कानून लाइए। उसके विरोध में, उसके जवाब में अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय महिला सुरक्षा एवं बाल विकास मंत्री, ने कल एक चिट्ठी लिखा ममता बनर्जी जी को। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए फंड दिया गया, सभी राज्यों ने इस फंड का यूटिलाइजेशन किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज तक रेप विरोधी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सका है। तो ममता बनर्जी जी तो अपने ही सवालों में खुद फंस गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बना पाई हो। पहले उन्हें इन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आज वो किसे धमकी दे रही है। आज वो कहती है कि मैं जूनियर डॉक्टर के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि एफआईआर करने पर उनका भविष्य खराब हो जाएगा। यानी वो कहना चाहती है कि जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी को याद रखना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस समर्थन के साथ जनता ने उन्हें गद्दी पर बैठाया है, उससे दुगनी शक्ति के संग उन्हें उतार भी सकते हैं। तो ये जो अहंकार दिख रहा है, इसे भूलना होगा और समझना होगा। मैं आऊंगा इस पर, थोड़ा समझना होगा, क्योंकि क्या इशारा इस तरफ है कि वो एक तो इस्तीफे की मांग तो आप लोगों की तरफ से की जा रही है बार बार, लेकिन हम जानते हैं चुनी हुई सरकार, एक राष्ट्रपति शासन की भी बड़ी बार बात कही जा रही है यहाँ पर, हालांकि ये चर्चाओं में है।
लेकिन आज राष्ट्रपति महोदया ने जिस तरीके से कहा है, वो उनका जो पूरा स्टेटमेंट आया है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। एल.एन. राव साहब न सिर्फ पुलिस के एक बड़े अधिकारी रहे हैं और दिल्ली पुलिस में उन्होंने कई बड़े मामले जो हैं, बहुत हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनको उन्होंने सुलझाया, लेकिन वो एक अधिवक्ता भी हैं, कानून के जानकार भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उनसे कुछ इसके एंगल, कानूनी पहलू और पुलिसिया जांच के पहलू समझने की कोशिश करते हैं। राव साहब, सीबीआई जब जांच कर रही है तो बहुत सारे लोगों में एक तो क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कहानी किस्से बहुत चल जाते हैं। हालांकि कई जगहों पर लोगों को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छिपाई जा रही हैं, पता नहीं चल पा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला जो है बहुत गहरे है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ गई हैं। आपको क्या लगता है ये जांच किस तरफ जा रही है, और कोर्ट के समक्ष जब साक्ष्यों के आधार पर पेश किया जाएगा जिनको बुरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से, जैसा कोर्ट ने कहा, जैसा सीबीआई ने कहा है, तो उसके बाद में इसको कैसे पेश किया जाएगा, और क्या और ज्यादा गहरे तार हैं, जितना दिखता है उससे ज्यादा है मामला? देखिए डॉक्टर प्रवीण जी, इसमें अभी तक तो काफी बार ये चर्चा में आ चुका है कि पहले ये केस 5-6 दिन तक लोकल पुलिस के पास रहा, वेस्ट बंगाल कोलकाता पुलिस के पास रहा, और इनिशियली वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इनिशियली इसमें जो एफआईआर में देरी हुई और उसमें मौके पर जो जाए वारदात जिसे कहते हैं, सीन ऑफ ऑकरेंस जिसको कहते हैं, उसमें काफी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, सबूतों के साथ भी छेड़छाड़, ये कई एलिगेशन तो पहले चल रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो पूछा है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का करना तरीका है वो थोड़ा सा लोकल पुलिस से थोड़ा डिफरेंट है। वो बहुत ही गहन तरीके से हर पहलू पर जांच करना चाहते हैं। वो ये नहीं है कि एक ही लाइन पे चल रहे हैं तो उसी पे लाइन पे जो बन गई वो लाइन है। हर प्रकार के पहलू पर वो देखना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी कोई गहरी साजिश है या इसमें नहीं है, और क्या एक ही आदमी है और ज्यादा आदमी थे इसमें, और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजों पे ये अपना प्रकाश डालते हैं। और सबूत जितने भी अवेलेबल थे, जो कि कोलकाता पुलिस ने सबूत दिए थे, उनके आधार पर, और ज्यादा एम्फेसाइज सीबीआई का रहता है फोरेंसिक एविडेंस, जो फोरेंसिक साइंस की जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, वो जिस प्रकार की ऐसी है, क्योंकि इस केस में कोई आई विटनेस तो अभी है नहीं, और एक जो आदमी जो सस्पेक्ट मिला है वो सस्पेक्ट का भी कैसे कनेक्शन किया है कि उसका कोई ग्रुप छूट गया था, उससे उसका कनेक्शन किया है, और उसके बाद उसकी इंटरोगेशन से बात, और जब भी सस्पेक्ट एक हो, दो हो, तीन, जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी इंटरोगेशन के बाद फिर उसके जो पता लगता है, उसके बाद परत दर परत वो उसमें एविडेंसेस को कनेक्ट करते जाते हैं, और इसी प्रकार से फिर ये आगे केस इन्वेस्टिगेशन में बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ अभी भी मैं इसको इनिशियल स्टेज समझूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बहुत ही गहन तरीके से कर रही है, और उनको करते रहना चाहिए, करने देने की छूट भी मिलना चाहिए। बहुत सी बार हमने देखा कि सोशल मीडिया में और कई इधर उधर से कई बातें ऐसी आज के बनती हैं, तो वो सारी बातें सच भी नहीं होती हैं, क्योंकि सीबीआई जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है वो पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन की लाइन को कभी किसी को शेयर नहीं करती है। वो हम जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है या दूसरे प्रवक्ता हैं और जो दूसरी पार्टीज के प्रवक्ता हैं, वो अपने तरफ से या तो कहीं से कुछ मिल जाता है या उसमें कोई गैस करके वो पेश परोसते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब तक कंक्लूड नहीं हो जाए तब तक हमें किसी नतीजे पर हम इन बातों पर कह नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि अभी इस इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान लेके, सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट मॉनिटरिंग है, मतलब हमारे देश की हाईएस्ट कोर्ट से मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसमें कोई कोताही करने की इसमें कोई किसी की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी आंसरेबल है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज भी माननीय वो है, और कोलकाता पुलिस भी उसमें उनका भी जवाब देना कि तुमने इसमें जो कमियां बताई गई हैं उसमें ये कमियां आपने क्यों की, क्या वजह थी, कि किस वजह से, क्या किसी दबाव में काम किया या ऐसी कुछ बात है। ये सब बातें अब आगे आने वाले टाइम में भी सारी और ज्यादा खुलासे इसमें हो जाएंगे। लेट अस वेट फॉर द फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द सीबीआई। जी डॉक्टर संजय, इस पूरे मामले में ममता बनर्जी जो हैं, ममता बनर्जी जो इतने लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जमी हुई हैं, उनको चुना भी गया है और आपको याद होगा सिंगूर का जो पूरा आंदोलन था, ममता बनर्जी भी ऐसे ही एक आंदोलन से उपजी या उनकी लोकप्रियता उस समय पर बढ़ी थी। वो इन आंदोलनों को खूब जानती हैं, खूब उन्होंने भी किए हैं।
क्या आपको लगता है वो काउंटर करने का एक प्रयास कर रहे हैं? एक पैदल मार्च तो उन्होंने पहले ही निकाल दिया था, दूसरे तीसरे उनको लग गया था कि ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। आप पूरी जो पश्चिम बंगाल की इस वक्त राजनीतिक स्थिति है उसका आकलन कैसे करेंगे? ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी, इस लड़ाई पर मैं आपका थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा। इंसाफ की लड़ाई है, लोगों की नाराजगी है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इनके बीच की रस्साकशी को कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, ये दोनों दो सवाल हैं। एक राजनीतिक लड़ाई, ममता बनर्जी अगर बीजेपी के साथ लड़ना चाहती हैं वो लड़े, लड़ना भी चाहिए। संदेश खाली की वो बात कर रही हैं कि कैसे बीजेपी वहां जाकर के और हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन क्या एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े? ठीक है, सुओ मोटो ही संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, आखिर क्यों लेना पड़ा? राज्य के मुखिया अपने यहाँ होने वाले इस कुकृत्य के प्रति इतनी संवेदनहीन, इतनी उदासीन हो गई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है। और हाईकोर्ट के फटकार के बाद इनके पुलिस सक्रिय होते हैं। पहले तो उन्होंने कई तरह की चीजें शुरू की, कभी कहा उन्होंने कि यह सुसाइड का मामला है, कभी इन्होंने कुछ का मामला बता दिया। बाद में जाकर के हाईकोर्ट ने जब इस बात को नोटिस किया, हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई, तो ममता बनर्जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर मैसेज क्या देना चाहती है? मैसेज क्या यही देना चाहती है कि ठीक है, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, या इस तरह की घटनाओं को लेकर के क्राइम की पिकुलरिटी होती है, जिस तरह से क्राइम को अंजाम दिया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से उस बच्ची के दोनों पैरों को 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया, उसके पेल्विक गर्डल को तोड़ दिया गया, उसके आंख में जो थे वो शीशे किस तरह से गड़े हुए थे, दीवार से कैसे उसके जबड़े को तोड़ने का प्रयास किया गया। वो तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि छोड़ दीजिए, आप दलील मत दीजिए कपिल सिब्बल साहब कि क्या है और क्या नहीं है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख रहा हूं। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो किसी की रूह कांप जाएगी। और ममता बनर्जी जो एक महिला है, मुख्यमंत्री भी हैं, अपने को कहती है कि हम कमिटेड है जनता की सुरक्षा के प्रति। भाई, एक चेस्ट मेडिसिन में एक बच्ची पीजी कर रही है, कल वह कितनों को जीवन देती और वो बच्ची असमय दम तोड़ देती है। वो कोरोना काल में उन चिकित्सकों की सेवा देश ने देखी है कि कैसे 2 से 4 हजार चिकित्सक दूसरे की जान बचाने में अपने जान की बाजी लगा देती है, और उसके साथ कोई सेफ प्लेस आपके यहाँ नहीं है। वो हॉस्पिटल प्रीमिसेज में है, वो ऑन ड्यूटी है, वो रेस्ट रूम के लिए जगह तलाशती है। अंत में जाकर के उसको एक सहारा मिलता है जहां वो किसी तरह से अपने को टिका करके और कुछ देर रेस्ट करने का प्रयास करती है। वो सेमिनार हॉल भी दरिंदों से बचा हुआ नहीं है। और ममता बनर्जी कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे। कीजिए, आंदोलन करने से कौन किसको रोका है? अगर आप आंदोलन की उपज हैं, आंदोलन ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, तो कीजिए आंदोलन। लेकिन आप चुनी हुई सरकार की मुखिया भी है, इस बात को मत भूलिए। आंदोलन करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन क्या ये आपका दायित्व नहीं बनता है जनता की सुरक्षा? कोई भी जनता पहले तो राज्य सरकार से सुरक्षा की उम्मीद करती है। आपके पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे? एफआईआर कितने देर के बाद लॉन्च होता है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, उस समय आपके लोग क्या कर रहे थे? ये सारे पॉइंट्स तो हैं जो आपने कहा। आपने पहले भी ये पॉइंट्स रखे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि अपने 30 साल के इतिहास में ये नहीं देखा कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए और उसके घंटों बाद में एफआईआर लिखी जा रही है, बच्ची का चेहरा पिता नहीं देख पा रहा है, सबूतों के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ की गई। ये सारे मुद्दे तो हैं ही, इनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्युष जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई बार उठाई गई है। मैं चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पैनल पर अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है, अब आने वाले थे लेकिन अब बच रहे हैं या बहुत मुश्किल है उनके लिए अभी इसको डिफेंड कर पाना, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन एक बात जो शुरुआती दिनों में जब हमने इस पर चर्चा करनी शुरू की थी, तो आरएमएल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रदर्शन करने के लिए आए, इंदौर के भी आए, देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। और इसमें एक जो मांग थी ना, वो जो अभी संजय जी ने बात रखी, वो महत्वपूर्ण बात है
है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न पूरे देश में उठ रहा है और सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात भी पूरे देश में उठाई जा रही है। आपको लगता है इस मामले के बाद में डॉक्टर्स की जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य की मांग है उसको लेकर भी केंद्र सरकार को कुछ स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, जहां तक डॉक्टरों की सुरक्षा की बात है, उनकी सहूलियत की बात है और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ। यदि हम देखें तो पिछले 10 सालों में करीब करीब जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो कभी नहीं बने थे, जितने नए एम्स बने हैं वो कभी नहीं हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसा इन्फ्यूज किया गया है वो कभी नहीं हुआ था। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे आप जो भी करेंगे वो थोड़ा कम ही होगा। और मैं नहीं मानता ममता बनर्जी की सरकार की तरह कि मेरी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे काम कर दिए हैं। मैं मानता हूं कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डेवलपमेंट। और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है उस फ्रेमवर्क पर सरकार चलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस फ्रेमवर्क का स्वागत किया है। और जहां तक डॉक्टरों से जो मांग उठ रही है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनके लिए सर्विसेज के लिए, इस पर सरकार जो है बहुत ही सख्ती से और बहुत सीरियसली इस पर कदम उठाएगी और सरकार उस दिशा में प्रयासरत भी है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना होगा कि ये मामला केवल और केवल डॉक्टर की सुरक्षा के नहीं बल्कि पुलिस के रिफॉर्म्स का भी है। आज पुलिस के पास कोई मामला आता है तो पुलिस उस मामले से डील करने के लिए कितनी सेंसिटिव है, पुलिस के अंदर में सेंसिटाइजेशन कितना किया गया है कि आप किस केसेस को कैसे डील करेंगे। आज आप पश्चिम बंगाल में किसी भी थाने पर आप एक स्ट्रिंग करा लीजिएगा, आप एक बड़े नेटवर्क है आप स्ट्रिंग करा लीजिएगा, किसी भी थाने पर अगर आप कोई कंप्लेन लेकर जाएंगे तो दो चीजें चेक की जाएगी कि कंप्लेन करने वाले का सोशल प्रोफाइल क्या है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है उसका सोशल पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है। पुलिस कभी भी अक्यूज्ड को अक्यूज्ड और अग्रीव्ड को अग्रीव्ड की तरह नहीं देखती है, पुलिस देखती है कि किसका सोशल प्रोफाइल क्या है, किसका पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है। जब तक पुलिस एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करेगी तब तक जस्टिस और तब तक रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं हो पाएगा। यदि रूल ऑफ लॉ और जस्टिस स्टैब्लिश करना है पश्चिम बंगाल में तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और हमारी लड़ाई पश्चिम बंगाल के सिस्टम से है जो वामपंथियों के समय से शुरू होकर आपने जो सवाल खड़ा किया ना ये प्रत्युष भाई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए पैनल पर एल.एन. राव की तरह एक बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, इनके कई मामले हैं जो बड़े चर्चित रहे हैं, इस तरह के मामलों को इन्होंने फेस किया है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप तीनों ही मेहमानों से समझना चाहूंगा, जैसे कि अब अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या होना चाहिए, किस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। राव साहब आपने सुना होगा प्रत्युष जी ने जो कुछ कहा, ये बात सही है। आपको भी याद होगा कि हमने प्रकाश सिंह जी का भी जिक्र किया था, पुलिस रिफॉर्म पर बड़ी बात हुई थी और पुलिस रिफॉर्म कोई आज का मुद्दा नहीं है, इसको लेकर कई बार प्रश्न उठते रहे हैं। मुझे याद है आपका दिल्ली का एक बड़ा चर्चित मामला रहा था, आपने एक नाम की बिना पर कई सारे उसी नाम के लोगों को उठाया था, बहुत चर्चा में आया था, बड़ा विरोध हुआ था। तो हम आपके जैसे अधिकारियों को भी जानते हैं जिनको बहुत विरोध झेले, कई इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे मुझे याद है उस समय पर, और इसके बावजूद आपने उस मामले को आगे अंजाम तक पहुंचाया, आरोपी को ढूंढ लिया था। लेकिन ये मामले जो हैं एक आध दो तो बहुत चर्चा में आ जाते हैं, आमतौर पर पुलिस के पास जाने में हमें सुरक्षा का एहसास हो, ये एक बड़ी कमी है। प्रत्युष जी का कहना ठीक है, हमें ये लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। पुलिस के पास जाने से पहले 4 बार सोचता है आदमी, जाएंगे तो और पचड़े में फंस जाएंगे। ये स्थिति जो है इसका क्या करें? देखिए डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आप तो पहले काफी अच्छा क्राइम आप कवर करते थे, इसीलिए आपको ये सब चीजें याद है जो दिल्ली पुलिस के जितने भी अच्छे केसेस थे वो है। लेकिन ये बात भी सही है कि मैं आज भी 10 साल हो गए रिटायर हुए और मैं दिल्ली पुलिस में रहते हुए भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे जैसे आदमी भी अगर पुलिस में कभी जाता 10 बार सोचूंगा या मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। इनफैक्ट मैं तो 10 साल में कभी गया भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां व्यवहार कैसा होता है, आम पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार होता है ये भी मुझे मालूम है। बट हमने कोशिश यही की थी अपने स्टाफ को बताएं कि हम पब्लिक के लिए हैं, हमें पब्लिक के दुख दर्द सुनने के लिए ही रखा गया, हमारी नौकरी यही है। तो वो खास तौर से पुलिस स्टेशन लेवल पे, और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस इतनी सेंसिटिव हो कि जो लोगों के ग्रीवांसेस को सुनकर, उनके दुखों को सुन के कानून के दायरे में रहते उसका निवारण करे। और जिस कोई ऐसा जघन्य अपराध हो जाए, पहली तो बात है कि जघन्य अपराध होने को रोके, ये भी पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। अगर हो जाए तो उसको तुरंत उसको पकड़ने की, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जाए। और वो उसके करने के अपने अपने तरीके होते हैं, हर आदमी के अपने तरीके होते हैं, कोई किस ढंग
से इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठे करता है, या कोई अपने सोर्सेज को इकट्ठा करके अपने मुखबरों से पता करता है कि कौन किस प्रकार के लोग कैसे ऐसे करते हैं, तो वो या कोई मोडस ऑपरेंडी के थ्रू करता है, या कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिसको सबूत को गहन तरीके से सोच विचार कर उसको उसके आधार पर मुलजिम तक पहुंचा जाता है। तो ये हर एक केस के अलग अलग अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, उसके बेस पे जैसा जैसा कोई एविडेंस मिलता है ऐसा उसको कोशिश की जाती है पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस करने के लिए। खास तौर से ऐसे केसेस में जहां पर पुलिस की क्षमता देखी जाती है, जहां पर बिल्कुल ब्लाइंड केस हो, ब्लाइंड मर्डर केस हो, जिसमें एक जैसे आपने अभी बताया कि एक ही नाम के आदमी के बहुत से नाम वाले आदमियों को एक जैसे नाम में आ गया, या ऐसा कोई सीरियस बात केस हो गया जिसमें कोई आपको देखने में लगता है कि कोई सबूत तो है नहीं, डेड एंड आ गया, लेकिन फिर भी उस केस में अगर मेहनत करते हैं पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंट तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें अपराधी को खोज निकालने की पूरी संभावना होती है। देखिए, पुलिस अगर खोजने पे आए तो खोज सकती है, तो हम समझ गए, लेकिन पुलिस अगर दबाने पर आए, किसी चीज को खत्म करने पर आए, तो वो मामला पहले दिन से बिगाड़ दें। ये कोलकाता पुलिस का जो कांड है, ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। यस, ये मैं समझता हूँ नेगेटिव फीलिंग है किसी पुलिस ऑफिसर की, जो कि क्राइम होने के बाद उसमें क्राइम के जो सबूत हैं उनको मिटाने के लिए कोशिश करे या डिले करें, क्योंकि इसमें एफआईआर की जो डिले है 14 घंटे या उससे ज्यादा की डिले है, तो वो एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा ट्रायल में कि इतने देर बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई, क्राइम सीन के द्वारा कितनी डिस्टर्बेंस हुई, जो फिजिकल एविडेंसेस जो सबूत थे वो खराब कैसे हो गए, कैसे क्यों किसने किया। इससे ज्यादा फायदा मिलेगा अपराधी को, जो संजय रॉय पकड़ा गया उसको फायदा मिलने वाला है, और ये फायदा तभी मिलता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जानबूझकर ऐसा करता है, तो वो डिले करता है। तो ये वाली बात बहुत अहम सीरियस बात है, और ये पुलिस रिफॉर्म में भी ये बात आई है कि पुलिस रिफॉर्म में यह है कि पुलिस को इस प्रकार के केसेस के बारे में सेंसिटिव किया जाए और उनको समझाया जाए, बताया जाए, और जो कमियां हैं पुलिस के वर्किंग में उसको दूर करने की कोशिश की जाए, पुलिस को अहम रूप से उनको पूरे साधन मुहैया कराए दिए। जितने भी पुलिस रिफॉर्म की रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर अब सरकार को ही लेना है ना, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी सरकार के को करनी होती है, तो उनको ही संज्ञान लेना है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। उनको देखना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स किसी न किसी कमीशन के द्वारा आए हैं उनको जल्द से जल्द लागू करे, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल विल नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म्स लागू कर दिए तो हो सकता है उनके बॉसेस जो है, पॉलिटिकल बॉसेस है, उनकी जो डायरेक्शन है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये सब चीजें देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बॉसेस को चाहिए कि हमें पब्लिक के इंटरेस्ट में पुलिस को फ्री हैंड देकर पुलिस से वो काम करवाया जाना चाहिए जो कि उनकी असली ड्यूटी है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, और पब्लिक के साथ में सुहार्द तरीके से व्यवहार करे। जो और डुअल पर्सनालिटी पुलिस ऑफिसर की होनी चाहिए, बदमाश के साथ, जो क्रिमिनल के साथ, उसके साथ सख्ती से काम आना चाहिए, और जो शरीफ आदमी है उसके साथ शराफत से काम आना चाहिए। पुलिस ऑफिसर की डुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सारे भारत देश में हर पुलिस ऑफिसर को इस बात का आपने पहले भी अपील की है, और एक अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी जो है वो काफी कुछ बदल सकता है तंत्र में, ये बात भी बहुत साफ है। इस सब के बीच में जब आप बोल रहे थे तो महामहिम राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है उसको एक आर्टिकल के शेप में या वो लिखित में भी हमारे सामने, इनफ इज इनफ, अब बहुत हुआ, ये इसकी जो हेडिंग है ये अपने आप में पर्याप्त है बाकी का मजमून समझने के लिए। तो डॉक्टर संजय, इनफ इज इनफ जब देश के राष्ट्रपति ऐसा कहें, ये भी बहुत कम मौके होते हैं, इसके क्या मायने हैं? राष्ट्रपति का ये कहना क्या आपको ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हम जो एक चर्चा सुनते हैं राष्ट्रपति शासन की, या कानूनी हालात खराब हैं, या फिर भी महामहिम राष्ट्रपति खुद एक महिला हैं तो इस नाते उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा है, आप इसको कैसे देखेंगे, इनफ इज इनफ, उनके इस स्टेटमेंट को? ये राष्ट्रपति जी की ये पहली प्रतिक्रिया है, और वो कहती है प्रतिक्रिया देते हुए कि अब बहुत हो गया, जो इनफ इज इनफ आप बता रहे हैं, अब महिलाओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने समाज को भी कहा है कि कैसा समाज है कि 12 वर्ष पहले जिस समाज ने निर्भया केस को झेला है, पूरा देश उद्वेलित था, उस क्राइम की पिकुलरिटी को सबने देखा है, और उसके बाद कितने बलात्कार हुए और समाज बिल्कुल जैसे संवेदनहीन हो गया है। तो वो उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है कि क्या ये महिला होना ये
विकृत समाज के लिए एक बस उनके शिकार के रूप में महिलाएं इस्तेमाल होगी और समाज उदासीन रहेगा, चुप रहेगा। इस समाज के प्रति जो उनका जो एक अंदर का गुस्सा है, एक अंदर का उबाल है, वह भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या समाज ठहर गया है या समाज मर गया। ठीक है, सत्ता तो आते जाते रहती है, सत्ता अपने हथकंडे का इस्तेमाल करती है और पुलिस अपने तरीके से कभी सत्ता के इशारे पर और कभी कुछ, चूंकि उनकी स्वतंत्रता को लेकर के हम लोग कभी अलग से डिबेट कर लेंगे कि रिफॉर्म आने के बाद भी जब तक आप उनको फ्री हैंडेड आप नहीं करेंगे, जब तक आपके इशारे से वो गाइड होंगे ये तेरा रेप ये मेरा रेप, तब तक वो पुलिस क्या कर पाएगी। उनके एक अपने हाथ बंधे हुए हैं और एक लिमिटेशन तक ही जाकर के चीजों को कर सकते हैं। क्या ये देश ने देखा नहीं कि किस तरह से उस पीड़िता के माँ बाप को 3 घंटे तक बैठाए रखा गया। सोचिए तो कि जो बेटी को जान रही है सारे लोग कि अब ये दुनिया में नहीं है, जिसके साथ अब उससे जघन्य तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और उसके माँ बाप को अपने बेटी, मरे हुए बेटी का मृत शरीर को देखने के लिए भी 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। अब इसके बाद फिर क्या रह जाता है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो आज एक पीड़ा भी आया और समाज के प्रति एक गुस्सा भी आया, क्या इस तरह का समाज तो कभी वो जो नोमैडिक सोसाइटी था उसमें भी ऐसा नहीं समाज था जिसमें समाज एकदम चुप है कि ये रेप मेरे बेटी के साथ हो रहा है कि उनकी बेटी के साथ हो रहा है। तो समाज के प्रति भी जो एक गुस्सा है, एक जो दर्द है, एक पीड़ा है, कहता है कि कैसा समाज भूलने वाला समाज है कि लगातार इस देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद समाज के अंदर में जरा भी एक कराह नहीं होती है, जरा भी उबाल नहीं होता है, जरा भी समाज लोगों सड़क पर नहीं उतरते हैं और लोग पार्टियों में बट करके और समाज ये मेरा रेप तेरा रेप करते रहती है। द्रौपदी मुर्मू का जो आज एक बड़ा जो पहली प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब इस तरह का जो अन्याय अत्याचार, शायद वो महिला होने की वजह से इस दर्द को ज्यादा समझ रही होंगी कि क्या बेटियां होना इस देश में गुनाह है क्या। और इस तरह के विकृत लोग जो मानसिक रूप से, मैं आपसे जानना यह चाह रहा था कि इनफ इज इनफ, मतलब एक तो यह होता है कि आपने जिस गुस्से का जो भावनात्मक पहलू बताया, एक देश का राष्ट्रपति अगर यह कहे इनफ इज इनफ तो इसका मतलब कोई कठोर कदम, ऐसा भी समझा जाता है ना उसको। हो सकता है राष्ट्रपति जी को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार तो दिया है। जी। और अगर उनको वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई फीडबैक मिला होगा तो हम समझ सकते हैं इस इशारे को। ये इंपॉर्टेंट आपका एक स्टेटमेंट ये रहा है, इसको मैं थोड़ा सा समझूंगा। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पैनल पर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, स्वागत भी है आपका। दूसरा, काफी चर्चा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, चर्चा के अंतिम दौर में है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि बंगाल में जो एक जनाक्रोश देखने को मिल रहा है और उसके पैरेलल अब ममता बनर्जी अपना एक प्रदर्शन करना चाहती हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए प्रवीण जी, जो भी बंगाल में हुआ या पूरे देश के अंदर जिस तरह से हर एक 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार, आप समझ सकते हैं पीड़ा उस माँ की, उस बाप की जिसके घर में माँ बहन बेटी हो। और आप सोचिए कि आगे हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और जिस समाज के अंदर महिलाओं का तिरस्कार हो, महिलाओं का अपमान हो, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। एक पढ़ी लिखी महिला, आप सोचिए, अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित ना हो तो दिल में कहीं ना कहीं आक्रोश तो होता है और पूरे देश के अंदर आक्रोश है। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि आखिर आक्रोश क्या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के देखा जाएगा या फिर सारी बच्चियों, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको लेकर के हमें ये सोचना पड़ेगा उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि अभी जिस तरह से बात की कि तेरी पार्टी मेरी पार्टी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि हर एक नेता आज इतना हैवान और दानव बन चुका है कि तेरी स्टेट के अंदर होगा तो मैं प्रदर्शन करूंगा, पत्थर भी चलाऊंगा, लेकिन अगर मेरी स्टेट के अंदर होगा तो पत्थर चलेंगे तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर जब एक समुदाय विरोध कर रहा था और उसमें पत्थरबाजी हो गई तो उनका जो घर था वो बुलडोजर से ढह दिया गया, उनकी जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल स्क्रैप बना दी गई। और इस तरह की चीजें होती है। इवन उत्तर प्रदेश में अगर आप इस तरह से हरकत कर दे या फिर पत्थरबाजों पे सिर्फ कश्मीर पे ही एक्शन होगा या कहीं और एक्शन नहीं होगा कि पुलिस के
खून तो आखिर पुलिस का भी होता ही है ना, उनको भी दर्द होता ही है ना, सुरक्षा में तो वो भी हमारे रहते ही है ना। तो अगर उनके साथ किसी एक स्टेट के अंदर बर्बरता होती है तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा और दूसरे स्टेट के अंदर। अब आते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बारे ये में। वाली बात में द्रौपदी मुर्मू- आपका पॉइंट ये है कि अभी जो आंदोलन पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें अगर पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है तो वो सही करे, ऐसा कुछ समझ में आया? इस पॉइंट क्या है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहले जब आंदोलन हुआ, जब पहले भीड़ आई और जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के अंदर तोड़फोड़ की, तो सबसे पहला एलिगेशन किसके ऊपर लगा? पुलिस के ऊपर, कि आखिर कहां थी पुलिस, कहां थी पुलिस कि जो इतनी बड़ी भीड़ अचानक से आकर के और इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस जाती है और इस तरह से तोड़फोड़ करती है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी बोली गई जो भ्रामक थी। उसके बाद अब ये दूसरा प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का था। कल मैं देख रही थी काफी चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने वो चीज दिखाई नहीं, लेकिन सिर्फ एक दो चैनल ऐसे थे जो वो चीजें दिखा रहे थे। और जब मैं ट्वीट देखा वहां का, कोलकाता पुलिस की सारी चीजें देखी, जब तस्वीरें सामने आई तो पता चला कि वहां पे कितना उपद्रव किया गया। आपको प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना एक जीवित व्यक्ति का परिचय है। आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है महिलाओं को लेकर के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तोड़फोड़ करना, पत्थरबाजी एक दूसरा करना, पहलू उस है, भीड़ के अंदर प्रत्युष सिंह असामाजिक तत्व को प्रवक्ता घुसा बंगाल देना। बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं, बंगाल की स्थिति जानते भी हैं। मैं चाहूंगा इस पर आप अपना जवाब दें, अपने आप में एक सवाल है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल का जो प्रोटेस्ट बुलाया गया था वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया था। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट। मैं जिस इलाके में रहता हूं वो राज्य सचिवालय से 150 मीटर की दूरी पर है। हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वह शाम तक रास्ते पर उतर गए सरकार के खिलाफ। जहां ममता बनर्जी का कार्यालय है वहां से 200 मीटर की दूरी पर महिलाएं बोल रही हैं कि ममता बनर्जी को पदत्याग करना होगा, रिजाइन करना होगा। तो कल का प्रोटेस्ट जो था वो किसी लीडर के अंदर नहीं था, किसी नेता के अंदर नहीं था। तो सभी लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आए थे। अब ऐसे आंदोलन में एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन होना चाहिए। पुलिस को भी चाहिए कि वो पहले ही घोषणा कर दे कि आप में से कुछ लोग चाहे तो प्रतिनिधिमंडल बनाकर नवान्नो जाकर ममता बनर्जी से या किसी अधिकारी से भेंट करके अपनी मांगे रख सकता है। लेकिन कल पुलिस ने कोई पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन ही नहीं छोड़ा। यहाँ के एडीजी सुप्रतिम बाबू ने कल ही परसों ही बोल दिया कि ये जो होने वाला घटना है ये गैर कानूनी है। प्रोटेस्ट को उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। जब आप प्रोटेस्ट को गैर कानूनी करार दे देंगे, जब कोई पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन नहीं रहेगा, उसके बाद आप प्रोटेस्टर्स के सामने आंसू गैस चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे और पूरे पश्चिम बंगाल को आप अचल कर देंगे, बंद जैसी स्थिति ला देंगे। आप दोनों ही, जो दो ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है, जो ब्रिज सचिवालय को पूरे राज्य से जोड़ती है, आप दोनों ब्रिज को बंद कर देंगे, आप स्टेशन को बंद कर देंगे। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि जो जनता, जो छात्र, जो व्यक्ति, जो माता, जो पिता गुस्से को लेकर रास्ते पर होता है, वो बैठकर वहां पर अगरबत्ती जलाएगा, वो बैठकर वहां पर शांति का मंत्र अपनाएगा। तो ये तो आपके कोरी नहीं, कल्पना है, लेकिन ये तो प्रत्युष जी, भ्रम है। लॉ एंड ऑर्डर तो अगर- बनाना पड़ेगा ना पुलिस को, तो फिर आप आज- सवाल और जहां तक लॉ, मैं आज बताता हूं, आप जहां तक इस्तीफा लॉ मांग एंड रहे ऑर्डर की हैं, बात- मुझे जहां पहले तक- ये बताइए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो जब ये मणिपुर के एक अंदर सेकंड आपने लड़कियों तो का सुन लिया, मेरी चीरहरण बात हुआ सुन लीजिए था, प्रियंका जी, मैंने तब आपको सुना, आपके बहुत ही किस मंत्री ने बहुत ही या मुख्यमंत्री ने पेशेंस से मैंने इस्तीफा आपको दिया सुना। था? बात सुनिए, एक मिनट, एक एक आप लोगों ने करके मौन धारण एक क्यों एक किया करके हुआ था? उत्तर प्रियंका प्रदेश जी, के प्रियंका जी, लखीमपुर प्रियंका जी, खीरी, प्रियंका जी, आप एक मिनट रुक चले जाइए। जाइए। प्रियंका जी, आप पूरी आप बात बदलाव पूरी बोल बात रही सुन या लीजिए, फिर एक एक करके। बदलाव प्रत्युष जी के रुक अंदर जाइए, जो रुक हुआ जाइए, राजस्थान- मुझे सबका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक मिनट प्रियंका जी, सुन लीजिए बात को, आपको पूरा मौका दूंगा, आप पूरे से अपनी बात रखिएगा। रुक जाइए प्रियंका जी, प्रियंका जी 1 मिनट रुक जाइए, प्रियंका जी 1 मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए प्रियंका जी, 1 मिनट रुक जाइए जी, मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा, रुक तो जाइए 1 मिनट, बात पूरी करने दीजिए। हाँ प्रत्युष जी, यदि चाहती है कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो तो पुलिस को आंदोलन के लिए एक शांतिपूर्ण चैनल बनाना पड़ेगा। ये उद्योग पुलिस को लेना पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था बने जहां पर प्रोटेस्ट भी हो और हिंसा भी ना हो। लेकिन पुलिस पहले से ही जता देगी कि हमने 20,000 लोग आ गए हैं। पुलिस पहले ही बोल दी कि हम नहीं, ये आंदोलन बड़ा नहीं करने इंपॉर्टेंट देंगे। पॉइंट तो है। इस तरह हालांकि की ये पॉइंट घटनाएं- जो प्रियंका जी ने उठाया, ये इसे- बहुत महत्वपूर्ण और- बिंदु है। प्रत्युष जी, आपने अपना पॉइंट रखा। एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर चुके हैं। पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए राव साहब ऐसे समय पर? देखिए, पुलिस की, डॉक्टर प्रवीण जी, पुलिस की भूमिका होती है कानून के हिसाब से, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से काम करना। और यहाँ पर खास तौर से जो कि ऐसी भीड़ जो इकट्ठी होती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, उनको बड़ा सख्ती से, फर्म तरीके से उसको कंट्रोल करना है।
और कोई गलत अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी है, रिस्पेक्टिव वो कौन सी पार्टी का आदमी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, उसका कोई उससे मतलब नहीं था। क्राइम करने वाला आदमी क्रिमिनल है, क्रिमिनल के हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए पुलिस को, और जो हमारा लॉ फॉर कंट्री है उसके हिसाब से, उसको लॉ फॉर लैंड है उसके हिसाब से डील करना है। तो पुलिस जब तक काम निष्पक्ष तौर से करते रहेगी, कोई एलिगेशन उस पर नहीं आएंगे। पुलिस का एलिगेशन तभी आते हैं जब कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि किसी ने, मेरे बॉस ने कोई ऑर्डर कर दिया और उसको वो गलत ऑर्डर है उसको फॉलो करता है, तभी एलिगेशन आएंगे। अगर सही तरीके से कानून पर राव साहब, अगर मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ूं जो अभी जी राव साहब एक पॉइंट जोड़ूं जो अभी प्रत्युष जी से बातचीत में नहीं आ पाया, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहां नाराजगी कोलकाता पुलिस से भी है, क्योंकि पुलिस भी बहुत सवालों के घेरे में आई है, बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये नाराजगी पुलिस के खिलाफ भी है जी, तो पुलिस के साथ नाराज होने का बड़ा जायज कारण बताया जा रहा है, और मैं कई बार कई चैनल पे पुलिस को प्रोटेक्ट भी करता हूं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल मैं कोलकाता पुलिस की बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ये काम ऐसा किया है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, कानून से बाहर होकर जो ठीक है। आपने दोनों पहलू आपने रखे, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्युष जी मुझे ये बताइए कि आप जो डेलीगेशन जाने की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है प्रियंका जी जो कहना चाह रही थी वो शायद इस सवाल में आ जाए कि आप लोगों की मांग क्या थी। आप लोग तो इस्तीफा मांग रहे हो, सीधे वहां पर जाकर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दो, यही एकमेव मांग है, और ये इससे कैसे इस पर क्या निगोशिएशन होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल के आंदोलन में मेरी कोई मांग नहीं थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कल का आंदोलन को समर्थन था। जिन लोगों ने आंदोलन बुलाया था, दो तरह के लोग थे। एक छात्र समाज था जिसके 3 लड़कों ने एक फेसबुक ग्रुप के माध्यम से ये डिमांड जोड़कर ये प्रोटेस्ट बुलाया था, और दूसरे थे संग्रामी चौथो मंच, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उन लोगों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया था। तो पुलिस को ये चाहिए था कि उन्हें पता था कि कौन कौन लोग इसको शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों का एक टीम बनाकर वो बुला सकते थे कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो लिखित रूप में पहुंचा दीजिए। उस पर अमल करना नहीं करना सरकार का काम है, लेकिन जब एक प्रतिनिधिमंडल बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो बाकी लोग बाहर रहते हैं और उनके बाहर आने का इंतजार करते हैं। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, और हम जानते हैं कि ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि हर प्रोटेस्ट में उसी समय पर क्या आप लोग चाह रहे राष्ट्रपति शासन लग जाए? मैं बहुत एक संक्षेप में, अब क्योंकि अंतिम दौर में जा रहे हैं, बड़ा सवाल था, डॉक्टर संजय ने तो उस पर अपनी एक राय रखी है। आपको भी लगता है राष्ट्रपति शासन लगने जैसी स्थिति बन रही है? आप लोग बीजेपी पश्चिम बंगाल के में रहने वाले एक व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में जन्मे एक व्यक्ति के रूप में राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझता हूँ कि बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है, और माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल को इस पर ध्यान देना चाहिए। परंतु क्या बीजेपी की तमाम मांगों में ये मांग भी है? क्या ये मांग औपचारिक रूप से, आप देखिए प्रवक्ता है पार्टी के, तो औपचारिक तौर पर ये मांग है पार्टी की? अभी के स्थिति में हम चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले, और उसके बाद कानून की व्यवस्था सुदृढ़ हो। विस्तृत रूप से कॉन्क्रीट डिमांड अभी तक हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूरा मौका मिलना चाहिए, और हम अभी भी पूरा मौका देने के फेवर में हैं। ठीक है, हम चाहते हैं प्रियंका जी देखिए, गुस्सा तो है, आपने जो बात कही पूरे देश की, वो बात उठी कई बार, मैं इस पैनल पर उस बात को सुन, और वो जायज भी, आपका वैलिड पॉइंट है, मैं इस बात को भी मानता हूं। बात अभी जो जिस तरीके का ये घटना हुई है, जितनी भयावहता इसमें देखने को मिली है, उसके बाद नाराजगी है, जनाक्रोश है, उसको दबा रहे हैं तो वो और बढ़ता चला जा रहा है। इसकी हैंडलिंग भी गलत हो रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए प्रवीण जी, मेरा सिर्फ एक मानना है, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तेरे स्टेट में दूसरा, मेरे स्टेट में दूसरा नहीं होना चाहिए। और छाछ तो छाछ, छलनी भी बोले जिसमें 75 छेद। आप सोचिए कि बीजेपी की कौन से ऐसा राज्य है जिसके अंदर महिलाओं की दशा जो है वो ठीक है या सुरक्षित है। हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं रात को गहने पहन करके 3 बजे भी आप निकल जाए सुरक्षित है। मुझे एक स्टेट का नाम बता दीजिए, किसी का भी बता दीजिए आप मुझे। आप इस तरह की चीजें करते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए। मुझे बताइए ना, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया मणिपुर के ऊपर, आप बताइए मुझे उनके चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। यूपी के अंदर, हाथरस के अंदर, बीएचयू के अंदर किस तरह से इन्हीं के राजनीतिक पार्टी के लोग थे, तब 1 महीने तक मध्य प्रदेश के अंदर छुट्टियां मना रहे थे, उनको पकड़ा नहीं गया। महिला पहलवान बैठी थी, 1 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर होती है, तब ये लोग मौन थे। और आप कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना के लिए आप वोट मांग रहे थे, उसके बाद उनके घर पर बुलडोजर कौन चलाएगा? ये मल्टीपल बहुत सारे, आपका पॉइंट समझ में आ गया, आपका पॉइंट क्लियरली
आपका पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल तो लंबा हो जाएगा। डॉक्टर संजय, मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। अब अगर पूरे देश की बात की जाए और इसको पश्चिम बंगाल से, हालांकि यहाँ मामला पश्चिम बंगाल में, जैसे हमने देखा था दिल्ली में जब निर्भया का मामला हुआ तो यहाँ मामला गरमाया था, लेकिन ये पॉलिटिकल एजिटेशन के बजाय सचमुच महिलाओं की सुरक्षा की बात हो तो पूरे देश में बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और राष्ट्रपति जी ने उस तरफ इशारा भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इतिहास का सामना करने में समाज सक्षम नहीं होता है तो फिर वो भूलने की बीमारी का सहारा लेती है समाज। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये कोई पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे राज्यों का सवाल नहीं है, ये सवाल समाज के लाचारगी का सवाल है। और वहां पर अब पार्टियों में मत बंधिए ना, हर की बेटी हर की बहन है, जो वर्क प्लेस पर भी होती है, सड़कों पर भी होती है, रात के अंधेरे में भी होती है, दिन के उजाले में भी होती है। तो क्या इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों को कोई पार्टी हो अगर प्रोटेक्ट करती है और कोई पार्टी हो वो इसको लेकर के सड़क पर खड़ी होती ये है, इंपॉर्टेंट तो है मैं बहुत। चलते चलते प्रियंका जी, यहां पर इस शख्स का पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन, पुलिस से कनेक्शन, ये ज्यादा गंभीर सवाल है। और ये तार सिर्फ एक व्यक्ति तक जुड़े नहीं है, ये तार बहुत गहरे जाते हैं, इसलिए भी पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में। देखिए, मैं कह रही हूँ जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर आप उनके घर पर बुलडोजर चलाइए। मैं जिस पार्टी जो उस परिवार के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। लेकिन बात तभी आती है ना जब कानून तेरे प्रदेश के अंदर अलग होता है, मेरे प्रदेश के अंदर अलग होता है। आप उत्तर प्रदेश की ले लीजिए ना, आप दिल्ली की ले लीजिए, आप किस ठीक तरह है, से ये बात तो खैर आपने कही। हालांकि आप, फिर वही बात आती है मैं कि आई दूसरी विश पार्टी- कि आप ले लीजिए। चर्चा में थोड़ा पहले जुड़ी होती तो हमें और समय मिलता, हम और एक दिशा देते, लेकिन आपने जुड़कर एक डिफरेंट एंगल रखा है। आपका पॉइंट वैलिड भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका, और प्रत्युष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राव साहब आपका धन्यवाद, डॉक्टर संजय आपका धन्यवाद। 5 की पड़ताल में आज समय इतना ही था, लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। मैंने जैसा कहा, जब से घटना हुई है तब से लेकर अभी तक कई पैनल डिस्कशन हुए, अलग अलग मुद्दे आते हैं। बहुत बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, महिलाओं की सुरक्षा, और वो भी समग्रता में पूरे देश में, ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर आता है। हाँ, ये बात भी सही है कि फिलहाल बंगाल जो है वो एक तरह से उबल रहा है, वहां पर बवाल है, लोगों में खासी नाराजगी है। इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, इसमें कुछ बड़े सवाल तब और खड़े हो गए जब आज राष्ट्रपति महोदया ने भी इस पर गंभीर ना, इनफ इज इनफ, बस अब बहुत हुआ, ये बात जब देश की राष्ट्रपति कहें गंभीर मामला हो जाता है।